आज हम लोग 12th क्लास के जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मनुष्य में होने वाला निषेचन फर्टिलाइजेशन और उसके बाद भ्रूण तथा शिशु के विकास की प्रक्रिया को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, देख रहे हैं कि निषेचन की परिभाषा है फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट प्रोन्यूक्लियाई ऑफ अपोजिट सेक्स and form a diploid zygote known as fertilization। अर्थात एक ही जाति के या समान जाति के विपरीत लिंग के जीवों के युग्मकों के आपस में मिलने के उपरांत द्विगुणित युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। जैसा कि निषेचन की क्रिया मादा के फैलोपियन नलिका में होती है। फैलोपियन नलिका में निषेचन की क्रिया होती है। सबसे पहले मासिक चक्र के 14वें दिन अंडाशय की दीवार को तोड़ करके प्राइमरी oocyte की अवस्था का अंडाणु ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग के दौरान बाहर निकलता है। अब इस अंडाणु कोशिका को फिम्बरी अपने संकुचन और प्रसार की क्रिया के द्वारा शक कर लेता है, चूस लेता है। अर्थात 2-4 घंटे के अंदर ही यह शुक्राणु मादा के फैलोपियन अंडाणु मादा के फैलोपियन नली में पहुंच जाता है। उसके बाद अगर इसी के आसपास अगर वह फीमेल किसी मेल के साथ कॉपुलेशन करती है, संबंध बनाती है, तो उस फीमेल के जनन अंग में मेल का 30 से 40 लाख शुक्राणु पहुंचता है। 3 से 4 मिलियन शुक्राणु पहुंचता है। अब यह शुक्राणु अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इधर उधर गमन करने लगता है। इसी में से कुछ शुक्राणु फैलोपियन नली में पहुंचता है और अंडाणु की दीवार से संपर्क करता है। जैसे ही फैलोपियन नली में शुक्राणु का एक्रोसोम अंडाणु की दीवार को टच करता है, छूता है, कुछ ही समय में अब वह अंडाणु द्वितीयक अंडाणु कोशिका सेकेंडरी oocyte में बदल जाता है। अब अंडाणु का एक्रोसोम आगे की ओर एक्रोसोमल फिलामेंट का निर्माण करने लगता है और अंडाणु की दीवार भी आगे की ओर उभर करके फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण करता है। और जब जो शुक्राणु सबसे पहले पहुंचता है, सबसे अधिक स्वस्थ होता है, अंडाणु की दीवार को गलाने में सक्षम हो जाता है। अब शुक्राणु का केंद्रक
अंडाणु के अंदर पहुंच जाता है और कुछ ही समय में अंडाणु का केंद्रक और शुक्राणु का केंद्रक आपस में मिलकर के द्विगुणित जायगोट का निर्माण कर लेता है। जायगोट के निर्माण अर्थात निषेचन की क्रिया मादा के फैलोपियन नली में ही संपन्न होती है। निषेचन के तुरंत बाद विदलन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और यह जो बना था भ्रूण अब विदलन करके मोरुला ब्लास्टुला अवस्था में यह अब पहुंच जाता है गर्भाशय के अंदर और यही भ्रूण पहुंचने के बाद यह गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की दीवार से संपर्क कर लेता है। भ्रूण और माता के बीच जो संबंध स्थापित हो जाता है, रक्त संबंध, उसी प्रक्रिया को हम लोग गर्भरोपण कहते हैं। और यहाँ पर बात हुआ किसका? गर्भरोपण की बात हो रही है। यहाँ पर गर्भरोपण की बात हो रही है और गर्भरोपण के बाद इम्प्लांटेशन के बाद इस भ्रूण का विकास होता रहता है। माता के रक्त से भोजन, खनिज लवण, ऑक्सीजन, अन्य आवश्यक पदार्थ उस भ्रूण तथा शिशु को मिलता रहता है। अब हम लोग आगे की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। आगे की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। मनुष्य में भ्रूण तथा शिशु का विकास निषेचन के उपरांत विदलन से लेकर के अर्थात क्लीवेज से लेकर के प्रसव तक के अर्थात शिशु के जन्म लेने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को भ्रूण तथा शिशु का विकास कहा जाता है। यह फैलोपियन नली से प्रारंभ होती है, क्लीवेज से प्रारंभ होती है, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, अंगजनन, फीटल मेम्ब्रेन और प्रसव के अंत में जाकर के समाप्त हो जाती है। और इसके निम्नलिखित चरण हैं, स्टेप हैं। इसको इस चरण में हम अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला है विदलन। फैलोपियन नली के अंदर जायगोट की कोशिकाओं में समसूत्री कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें कोशिका की संख्या तो बढ़े परंतु कोशिका के आकार में वृद्धि नहीं हो, उसको हम लोग विदलन कहते हैं। पहला क्लीवेज होने में लगभग पहला विदलन होने में लगभग 30 घंटे का समय लगता है। पहला क्लीवेज होने में लगभग 30 घंटे का समय लगता है और 1 से 2 कोशिका बनती है। दूसरा क्लीवेज होने में यह लगभग 20 से 30 घंटे अर्थात 24-25 घंटा लगता है।
तीसरा क्लीवेज होने में यह लगभग 12 घंटे लगते हैं और चौथा क्लीवेज होने में 8 से 10 घंटा का समय लगता है। 2-3 दिनों में ही ठोस गेंद के समान मोरूला का निर्माण हो जाता है। अगले 1 दिन के बाद इसमें गुहा बनने लगती है और मोरूला से ब्लास्टुला अवस्था का निर्माण हो जाता है। इसी ब्लास्टुला अवस्था में ट्रोफोप्लास्ट का निर्माण होता है, उंगली के समान उभार बनता है और यही अवस्था में 6-7वें दिन गर्भाशय की दीवार से जाकर के जुड़ जाता है। इसको गर्भरोपण कहा जाता है। और उसके बाद गैस्ट्रुला अवस्था आती है और गैस्ट्रुला अवस्था में अंग जनन की क्रिया होती है। गर्भरोपण ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण का माता के गर्भ के साथ जुड़ने की क्रिया को गर्भरोपण इम्प्लांटेशन कहते हैं। और गर्भरोपण 6ठे से 8वें दिन तक पूरा हो जाता है। उसके बाद अंग जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और अंग जनन के बाद भ्रूण कला का निर्माण होता है, एमनियोन कोरियन। उसके बाद जब गर्भकाल का समय पूरा होता है, 9 महीने 40 सप्ताह या 280 दिन में गर्भकाल के समय के बाद माता के गर्भ से शिशु के बाहर आने की क्रिया को प्रसव कहा जाता है। गैस्ट्रुला अवस्था में तीनों जनन स्तर से अर्थात एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म से निम्न प्रकार के अंगों का विकास होता है। भ्रूण के चारों तरफ पाई जाने वाली सुरक्षात्मक और आवश्यक काम को करने वाली दीवार को फीटल और एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। यह एमनियोन, कोरियन, यॉक सैक और एलेंटोइस है। और माता के गर्भ से शिशु को परिपक्व अर्थात गर्भकाल का समय पूरा होने के बाद जो जन्म लेने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। उसी प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। अब प्रसव में जब गर्भकाल का समय पूरा हो जाता है तो यह ब्रेन है। ब्रेन में सारी सूचनाएं पहुंचती है। हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस से न्यूरो सेक्रेटरी हार्मोन निकलता है और यह पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और तब इसके बाद एक हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का 3 काम है। एक काम जो
गर्भाशय के समीप जो यह हड्डी है, यह हड्डी इसको फैलाने का काम करता है और इसका यह काम इस हड्डी पर है। इस दोनों हड्डी को हम लोग प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं, जिसे जनन मार्ग के लिए बहुत जगह बन जाता है। इसका दूसरा काम है कि यह यह जो गर्भाशय है, इसकी दीवार में संकुचन और प्रसार लाने का काम है, ताकि इसमें पाया जाने वाला शिशु बाहर निकल सके। उसके बाद इस ऑक्सीटोसिन का अगला काम है कि जो स्तन ग्रंथि है, इस पर काम करना और प्रोलैक्टिन को लैक्टिन में बदलना, ताकि बच्चे के जन्म के बाद दूध का स्रवण हो सके और यह गर्भाशय में संकुचन और प्रसार, और इसी संकुचन प्रसार से प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है और यह जनन मार्ग को चौड़ा कर देता है, जिससे शिशु का जन्म हो जाता है। इस प्रकार हम लोग इस वीडियो को देख करके, इसकी पूरी प्रक्रिया को समझ करके मनुष्य के जनन की महत्वपूर्ण घटनाएं को सीख और समझ सकेंगे। यह शिशु है और शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया को ही प्रसव कहा जाता है। धन्यवाद।